नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सभी विषयों का सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अध्ययन कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक विषय के विषय में आपको एक डीप नॉलेज दी जा सके और इस तरीके से हो कि आप रनिंग नोट्स बना सकें। तो दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रयास सफल लग रहा होगा और आप इसे पसंद कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे इसे पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पे करने जा रहे हैं भारत के भूगोल में, और भारत के भूगोल में से हमारा जो आज टॉपिक होगा वो होगा प्राकृतिक वनस्पति का। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे हमने पहले पठार किए थे, फिर पर्वत किए थे, पासेस किए थे, विंड, टेम्परेचर और फिर मानसून भी हमने कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति को। और जब हम बात कर रहे थे मानसून की, तभी हमने देखा था कि किस तरीके से मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं वनस्पतियाँ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है तो देखते हैं हम। और तो बात अगर की जाए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो इससे अभिप्राय उस पौधा समुदाय से होता है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता रहता है, और वहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो वहाँ की मिट्टी और जलवायु की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें एक तरह से पूरी तरह से ढल चुकी होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? एक ऐसी सब वनस्पति होती है, ऐसा पौधा समुदाय होता है, ऐसा पौधा समुदाय होता है जो लंबे समय तक किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर उगता है, जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के लंबे समय तक किसी भाग पर उगता है। और जो वहाँ की जलवायु होती है, मिट्टी होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, जलवायु, परिस्थितियाँ, मिट्टी, इन सभी में यथासंभव वे ढल जाते हैं। इनमें यथासंभव ढल जाते हैं। तो यही होते हैं संभव ढल जाते हैं। और ऐसे पौधा समुदाय को फिर हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, तो बहुत ही आसान शब्दों में आप ऐसे समझा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग भौगोलिक प्रदेश हैं। हिमालय का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है। तो इन स्थानों पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है। इन स्थानों पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है, अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, और इन्हीं पर इस पौधा समुदाय की, या कहें प्राकृतिक वनस्पति की निर्भरता होती है। इन्हीं पर निर्भरता होती है। तो अगर जैसे कि हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं जैसे हिमालय पर्वत में, यदि हम हिमालय पर्वत की बात करें, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है यहाँ। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। वहीं पर अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, कहाँ की? पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट की। और अंडमान निकोबार के क्षेत्र की बात करते हैं, अंडमान निकोबार डेल्टा क्षेत्र की। डेल्टा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
वर्षा वन। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में अगर हम बात करें, राजस्थान के मरुस्थलीय या अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, डेजर्ट की बात हम अगर करते हैं, या अर्धमरुस्थलीय, की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर बारिश उतनी होती नहीं है। जैसा हमने देख चुका है मानसून में, हम सब चीज़ देखे हुए हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कुल मिलाकर ओवरऑल बोलें, तो तो मिट्टी और जलवायु की जो विभिन्नता होती है, उस आधार पर भारत की वनस्पतियों में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। वनस्पतियों में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, हमें इतना समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि इस विभिन्नता के आधार पर हम कुल मिलाकर अगर हम देखना चाहें कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मुख्यतः 5 प्रकार के वन होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के वन होते हैं? 5 प्रकार के। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इनके हम नाम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। अभी हम डिटेल इनका देखेंगे। अर्ध सदाबहार वन, दूसरा अगर हम बोलें तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या पर्णपाती वन। कांटेदार हम थर्ड में लेंगे, पहले पर्णपाती जो सीक्वेंस में हम चलते जिस आधार में ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और वेलांचली या अनूप वन। वेलांचली या अनूप वन। तो इन 5 कैटेगरियों में भारत के वनों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम इन्हीं के 5 में कौन कौन सी वनस्पतियां आ जाती हैं, कौन कौन से वनस्पतियां आती हैं, किस क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, उनको हम थोड़ा सा देखते हैं और किस प्रकार की वर्षा में ये उगते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है उसके विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के विषय में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के पश्चिमी ढाल पर, उसके बाद में हम जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ की पहाड़ियों पर,
वहाँ की पहाड़ियों पर, ठीक है। अंडमान निकोबार में जाते हैं अगर, तो वहाँ पर, अंडमान निकोबार में जाते हैं तो वहाँ पर। इन स्थानों पर ये वन पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आप अगर मानसून वाला चैप्टर आपको रिकॉल हो तो इन स्थानों पर क्या होता है, वर्षा क्या होती है, अच्छी होती है ना। हमने देखा था जो अरब सागर वाली शाखा आ रही थी वो हमारी वेस्टर्न घाट पे अच्छी वर्षा कर रही थी, पश्चिमी ढाल पे पूर्वी ढाल रह जा रहा था। और हमारी जो बे ऑफ बंगाल शाखा थी वो नॉर्थ ईस्ट में और इधर जाते अंडमान निकोबार साइड में अच्छी वर्षा कर रही थी। तो इनमें क्या थी, वर्षा अधिक थी, अच्छी थी, अधिक कह लीजिए, अच्छी कह लीजिए। तो ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, अच्छी होती है। और सामान्यतः अगर हम बात करें वार्षिक वर्षा की तो हमने देखा था कि ऐसे क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक रहती है, से अधिक रहती है इन क्षेत्रों में। ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें, तो ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वर्षा अधिक रहती है तो तापमान भी कंट्रोल में रहता है, तापमान बहुत अधिक नहीं होता है। यहाँ पर एवरेज जो टेम्परेचर पाया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है। 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उससे कम नहीं रहता, एक नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे बना रहता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता है बारिश के चक्कर में। और ये जो वन होते हैं, बारिश अच्छी होती है, और तो ये वन जो होते हैं बहुत ही सघन होते हैं। क्या होते हैं, सघन होते हैं बहुत ये वन। और साथ ही साथ ये परतों में होते हैं, ये परतों में भी होते हैं। तो अगर कहा जाए इन वनों की बात की जाए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों की अगर हम बात करते हैं तो ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट का पश्चिमी ढाल, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार के क्षेत्र। तो ये सारे जगहों पे ये पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये मुख्यतः हमारे सदाबहार वाले हैं, अर्ध सदाबहार वाले भी इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा कम वर्षा रहती है, ठीक है। तो अगर हम और बात करते हैं तो इन पेड़ों पर क्या होता है, जैसे देखिए सदाबहार हम वन है कह रहे हैं, अगर हम सदाबहार वन कह रहे हैं तो मतलब सदाबहार वन मतलब कि क्या है कि पेड़ पौधों पे पत्तियां हमेशा लगी हुई हैं, हमेशा हरे भरे हैं, मतलब यही हुआ ना साल भर। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई पेड़ है, अगर कोई पेड़ है तो उसकी पत्तियाँ गिरेंगी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। पत्तियाँ तो साल में गिरती ही हैं, तो पत्ते वगैरह तो झड़ेंगे ही, पत्ते फूल ये सब झड़ेंगे। लेकिन ये इतने सघन होते हैं, इन क्षेत्रों में इतने सघनता होती है, डेंसिटी इतनी होती है, डेंस इतने होते हैं ये, कि अगर एक पौधे का झड़ रहा है तो दूसरा उसमें उस समय अवेलेबल है, दूसरा अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर हम जब देखते हैं तो ओवरऑल वहाँ पे सदाबहार वन ही रहते हैं, और हमेशा वन फूल पत्तियाँ लदे हुए ही हमको पौधे दिखते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन रहती है, ठीक है। और अक्सर क्या होता है, इन सदाबहार वनों के पास में झाड़ियाँ दिखने को मिलती हैं, इन सदाबहार वनों के पास में झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं और बेलें भी होती हैं, और बेलें भी होती। नीचे के साइड में झाड़ियाँ जैसे क्यों होती हैं, क्योंकि देखिए जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ऊपर वाले जो सघन वाले वन हैं वो तो रोशनी ले लिए, लेकिन नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनको तो पूरी सूर्य की रोशनी मिल नहीं पा रही है, उनको उतने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे में झाड़ियाँ रह जाती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नीचे जो होते हैं, नीचे के साइड में नीचे छोटे कद वाले वृक्ष होते हैं, नीचे छोटे कद वाले वृक्ष होते हैं, और ऊपर में जब हम जाते हैं तो बड़े कद वाले वृक्ष हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी इनकी लंबाई अगर हम वृक्षों की करें तो ये बड़े वृक्षों के तो 60 मीटर या उससे भी अधिक लंबे हो जाते हैं, ये 60 मीटर और उससे भी अधिक लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सदाबहार वन होते हैं। और कुछ अगर हम इनके एग्ज़ाम्पल लेना चाहें, सदाबहार वनों के अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो रोजवुड, महोगनी, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी, ये प्रमुख प्रजातियां इनकी जो वृक्षों की हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और
इन्हीं क्षेत्रों में अगर थोड़ा बहुत आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे वेस्टर्न घाट के हो गए, अंडमान, जहाँ पर थोड़ा सा कम वर्षा, हर जगह समान वर्षा तो रहती नहीं, टोपोग्राफी पर भी डिपेंडेंट करता है चीज़ें, तो जहाँ पर थोड़ा इनसे वर्षा कम रह जाए, ठीक है, थोड़ा वर्षा कम रह जाए, यहाँ पर भी अच्छी वर्षा हो लेकिन थोड़ा कम रह जाए, तो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा हो तो हम कहेंगे यहाँ पर अर्ध पर्णपात, ये सदाबहार वन या कह सकते हैं आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन कह दिया जाता है उनको, या फिर कह दिया जाता है सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है। ये इन्हीं क्षेत्रों में ये भी पाए जाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा बहुत जो वेरिएशन टोपोग्राफी की वजह से होता है उनमें अपेक्षाकृत वर्षा कम रहती है। और इनमें जो आते हैं वो आते हैं साइडर, होलक, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, किसका टाइप है ये, कैल, ये इनकी प्रमुख का, ठीक है। तो इस तरीके से सदाबहार और अर्धसदाबहार या आर्द्रपर्णपाती, इस तरीके से हमने देखी चीज़ों को। दूसरा अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उनकी बात अगर हम करते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखते हैं हम, तो देखिए ये वन भारत में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये वन भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इनका अक्सर मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, इनको मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, वार्षिक वर्षा इतनी रहती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा था सदाबहार में भी दो कैटेगरी एक हो गई थी वर्षा की उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि टोपोग्राफी पे डिपेंडेंट करता है मानसून, तो इन पे भी क्या होता है, इनको भी उसी जल की उपलब्धता के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे आर्द्र पर्णपाती वन, एक होते हैं हमारे आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरे हमारे रहते हैं जो वो शुष्क पर्णपाती हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे आर्द्र पर्णपाती की हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे जो बात किया था, एक हमने स्लाइड में देखा था, ये आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार का ये मिश्रित रूप होता है, ये इनका दोनों का मिश्रित रूप होता है, ठीक है, ये इनका मिश्रित रूप होता है, इसीलिए इसको अर्ध सदाबहार कहते हैं, इसीलिए इसको अर्ध सदाबहार कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा अर्ध सदाबहार होता है। फिर हम आर्द्र पर्णपाती वन पर आ जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन पे जब आते हैं तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पाए जाते हैं। हिमालय के गिरिपद में पाए जाते हैं, हिमालय के फुटहिल्स में के गिरिपद में। वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढाल पर, वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढाल पर। अगर आपने वर्षा मानसून अच्छे से समझ लिया है तो आप बहुत आराम से इसके आधार पर ही बता देंगे कि कहाँ पर ये मिलेगा, पूर्वी ढाल पर, ठीक है। और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, ये उड़ीसा में भी देखने को मिलते हैं। और अगर इनके हम बात करें इनके वनों की, तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये। इनमें शीशम होता है, शीशम, सागवान, साल, महुआ, आंवला, आप देख रहे हैं ना, सब एक आर्थिक दृष्टि से इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंदन, कुसुम, सेमल, हुर्रा,
ये सारे वन इसमें पाए जाते हैं और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है आर्थिक दृष्टि से। ठीक, उसके बाद में अगर हम चलते हैं शुष्क पर्णपाती में, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो शुष्क पर्णपाती में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ये जहाँ पर उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ पर ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें अक्सर क्या होता है कि कुछ जगहों पे कांटेदार वन होते हैं, कुछ जगहों पर कांटेदार वन भी होते हैं। शुष्क स्थानों पर रहते हैं तो कुछ जगहों पे इसमें कांटेदार वन भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मैदानी भाग हैं, यूपी एंड बिहार के जो मैदानी भाग हैं वहाँ ऐसे वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं जहाँ पर थोड़ी वर्षा ठीक होती है, प्रायद्वीपीय पठार जहाँ पर थोड़ी ठीक वर्षा होती है वहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो और इनमें खास बात होती है क्या कि जैसे पर्णपाती हैं, शुष्क ऋतु जैसे ही शुरू होती है इनके पत्ते गिर जाते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो तेंदू, पलाश, तेंदू हो गया, पलाश हो गया, अम्लताश, बेल, खैर और अक्सलवुड तो ये हमारे शुष्क पर्णपाती वन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की, तो देखते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में क्या कहानी है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, इनकी बात करते हैं तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इन वनों में अगर हम बात करें तो कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ आती हैं, कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और अगर लोकेशन देखेंगे आप तो वही बारिश वाला क्षेत्र जो राजस्थान वाला रहता है, दक्षिण पश्चिम पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी के कुछ अर्धशुष्क क्षेत्र, क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और अगर इनके आप बात करें कौन कौन से पौधे होते हैं तो बबूल हो गया, बेर हो गई, खजूर हो गए, बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, पलास, खेजड़ी, ये सारे वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वन जो आता है हमारा होता है ये पर्वतीय वन होता है। और इन्हीं में एक और ख़ास बात होती है कि इनके नीचे क्या होती है ना कि अक्सर गुच्छों में घास होती है, गुच्छों में घास देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पर्वतीय वन की। किसकी बात करते हैं? पर्वतीय वन की। इनके थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम पर्वतों पर जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर, आप हाइट पे हम जैसे ही जाते हैं पहाड़ों पर जाते हैं तो टेम्परेचर तो हमारा डिक्रीज़ करने लगता है ना। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ करने लगता है। टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करने लगता है। तो इस टेम्परेचर डिक्रीज़ से क्या होता है, वनस्पतियों में भी बदलाव आने लगता है, वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। और इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक हमारा दो पार्ट में इनको पर्वतीय वन में भी बांट सकते हैं। फिर एक हमारा उत्तरी पर्वतीय वन हो जाते हैं, एक हमारा उत्तरी पर्वतीय वन हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का अलग होगा, और एक हमारा दक्षिण पर्वतीय वन हो जाते हैं, एक हमारा दक्षिणी पर्वतीय वन हो जाते हैं।
तो अगर हम बात करें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में हिमालय पर्वत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम मान लीजिए यहाँ से ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे, ऊपर हम जाते गए टेम्परेचर हमारा कम होता गया है, तो नीचे में तो हमको उष्णकटिबंधीय वन मिल जाते हैं। ठीक है, नीचे हमको उष्णकटिबंधीय वन मिल जाते हैं, लेकिन ऊपर में जब हम पहुँचते हैं तो टुंड्रा प्रकार के वन मिलने लगते हैं। ऊपर में टुंड्रा प्रकार के वन मिलने लगते हैं और हमको यहाँ पर क्या मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। ठीक है, और हिमालय के जैसे जो गिरिपद की बात करें हम, हिमालय के गिरिपद की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के गिरिपद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये हमने अभी देखा था, गिरिपद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब हम हिमालय की ऊंचाई पर जाते हैं 1000-2000 मीटर की हाइट पर चले जाते हैं तो हमको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रकार के वन मिलने लगते हैं, तो हमको आर्द्र शीतोष्ण के मिलने लगते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर उसी हिसाब से हम उत्तर पूर्वी भारत में चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, तो हमको ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष मिलते हैं, चेस्टनट जैसे वृक्ष मिलने लगते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। ये तो सारा खेल क्या होता है, टेम्परेचर का और बारिश का। सारा खेल किसका रहता है, टेम्परेचर का और बारिश का। तो अगर इसी तरह से हम जैसे बात करते हैं तो अक्सर एक वृक्ष होता है चीड़, जिसका काफ़ी व्यापारिक महत्व है। ये हमको मिलता है 1500 से लेकर 1750 मीटर तक की हाइट पर, इसका काफ़ी व्यापारिक महत्व भी होता है। इसी तरह से हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमालय के पश्चिमी भाग में अगर हम बात करें तो देवदार भी मिलता है, देवदार के वन पाए जाते हैं। और अगर और थोड़ा सा हम जब ऊपर बढ़ते हैं और हम ऊपर जाते हैं कहाँ पर, 2225 मीटर से लेकर 3048 मीटर तक जाते हैं, तो हमको ब्लू पाइन और स्प्रूस के वृक्ष में देखने को मिलते हैं। ये हमको देखने को मिलते हैं, ब्लू पाइन और स्प्रूस के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन ऊंचाइयों पर क्या होता है, कई जगह घास भी देखने को मिल जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी देखने को मिलती है। और जब आप हाइट पे चले जाएंगे, इससे ज़्यादा 3000 हाइट पर चले जाएंगे, जब देखिए सारा जैसे जैसे हम क्या हो रहा है, हाइट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जैसे अगर हम एक इस तरीके से हम बना देते हैं तो देखिए जब हम 1500 की हाइट पर थे, मान लीजिए कितने, 1500 से 1750 हाइट पे थे, तो हमको क्या मिल रहा था, यहाँ पर चीड़ के वृक्ष मिल जा रहे थे। ठीक है, और उसके यहीं पे हमको थोड़ा सा देवदार भी मिल रहा था, देवदार के वन भी हमको यहीं पे मिल रहे थे पश्चिमी भाग में। ठीक, और उसके बाद में हम फर्दर जब 2225 से 3048 तक चले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्लू पाइन और स्प्रूस के वृक्ष मिलते हैं हमको। ठीक, और उसके बाद में हम और आगे ऊपर जब जाते हैं 3000 से 4000 मीटर तक, 3000 से 4000 मीटर तक जब हम जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिल्वर फर मिल गया, सिल्वर फर मिल गया। साथ ही हमको पाइन मिल जाता है, साथ ही पाइन मिलता है, बर्च मिलता है, इस तरीके के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में और हाइट पे जब चले जाते हैं और ऊंचाई पर जब चले जाते हैं तो हमको टुंड्रा जैसी वनस्पति मिल जाती है। टुंड्रा जैसी वनस्पति मतलब मास, लाइकेन, ये सारे वृक्ष मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हाइट के साथ में जो वृक्ष होते हैं उनमें वेरिएशन होता चला जाता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया हिमालय के साइड का, उत्तर के साइड का। और अगर हम आते हैं दक्षिण के भाग, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में, कहाँ पे आते हैं हम, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में हम आते हैं। जब हम दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, विंध्याचल है, विंध्याचल है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ की अपनी हाइट है, अपनी बारिश है, तो यहाँ पे अपना इनमें देखने को मिलता है विविधता।
तो चूंकि ये श्रृंखला क्या इसमें पड़ती है, उष्ण कटिबंध में पड़ती है। श्रृंखला कहाँ पड़ती है, उष्ण कटिबंध में पड़ती है। तो इनका जो समुद्र तल से ऊंचाई भी हम देखते हैं अगर, तो ये 1500 मीटर तक की हाइट पे होता है, बहुत ज़्यादा हाइट इनकी नहीं हो है। तो इनमें क्या है, ज़्यादातर जो वृक्ष देखने को मिलते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इनमें क्या देखने को मिलता है, उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति हमको देखने को मिलती है। ठीक है। और नीलगिरी, अन्नामलाई हो गया, पालनी की पहाड़ियाँ हो गई, ये सारे हमारे जो क्षेत्र हैं इनमें अक्सर हमको शोलास नाम से जो वन मिलते हैं उनको शोलास नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ के शोलास नाम से किसको जानते हैं हम, नीलगिरी हो गया हमारा, अन्नामलाई हो गया, और उसके बाद में हमारा जो पालनी की पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं अक्सर इनको शोलास के नाम से जाना जाता है। और अगर जैसे हम वृक्षों की बात करते हैं तो लरेल, सिनकोना, वेटल, मग्नोलिया, ये सारे वृक्ष देखने को हमको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। और ये जो है मैकाल और सतपुड़ा के क्षेत्र में भी इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। मैकाल और सतपुड़ा के क्षेत्रों में भी इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये हमारे पर्वतीय वन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेलांचली या अनूप वन। वेलांचली या अनूप वन। ठीक है। तो वेलांचली या अनूप वन की जब हम बात करते हैं तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र वन पाए जाते हैं। ये आप जानते ही हैं। तो इन्हीं के कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्द्र वन या अनूप वन इनको कहा जाता है। जहाँ पे आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है। और इनमें क्या होता है कि चावल की खेती भी की जाती है। 70% ऐसे भूमि हैं जहाँ पर चावल की खेती होती है। ठीक है। तो जो हमारी आर्द्र भूमियाँ होती हैं इस तरह की, वहाँ पे इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। और इनको अगर हम टोटल 8 वर्गों में भी विभाजित करते हैं, इन आर्द्र भूमियों को 8 वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे दक्षिण में हमारा डेक्कन का पठार है, दक्षिण में दक्कन का पठार के जलाशय वगैरह के क्षेत्र हो गए, और दक्षिण पश्चिम के जो लगून हो गए वहाँ पे हैं। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। कच्छ के खारे जल की जो भूमि है वहाँ पर। इसी तरह से जो पूर्वी तट है वहाँ पर भी डेल्टाई आर्द्र भूमि है। पूर्वी तट पे भी आर्द्र भूमि है। गंगा के मैदानों में भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की घाटियों में, कश्मीर व लद्दाख, अंडमान निकोबार। तो कुल मिला के हम इस तरह से इनको 8 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। और ये जो आर्द्र भूमियाँ हमारी होती हैं, यहाँ पर जिस तरह की जो वनस्पतियाँ छोटी छोटी पाई जाती हैं, मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। मैंग्रोव जो पाई जाती हैं वो हमारी इस कैटेगरी में पाई जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों में, डेल्टाइयों के क्षेत्रों में, इन जगहों पे ये पाई जाती हैं। तो ये सारी हमारी बात करें तो सारा का सारा हमारा वन के संबंध में सारी बातें हो जाती हैं। और वन संबंधी कुछ नीतियों की अगर हम बात करें तो वन संरक्षण नीति लागू की थी सरकार ने। वन संरक्षण नीति जो थी वो सरकार ने लागू की थी। और कब की थी इसको, 1952 में। ठीक है। जिसको 1988 में अमेंड किया गया, और टारगेट ये है कि इसको फिर से हमारा 2016 में फिर से अमेंड हुआ है। ये 33% पे हमारा एरिया पे, टोटल एरिया पे वन क्षेत्र होना अनिवार्य है। इसी तरह से वन्य प्राणियों के लिए भी कुछ है अधिनियम, जो 1972 में वाइल्ड लाइफ हुआ था। तो खैर वो तो हमारे अभी इससे वन से लेना देना नहीं है, ये भी हमारे 1971 में संशोधित हुआ है। और नीलगिरी जीवमंडल निचय जो है, नीलगिरी जीवमंडल निचय जो है वो निकेत कह लीजिए, 1986 में इस्टेब्लिश हुआ, जो भारत का पहला जीवमंडल निकेत है। इसमें वायनाड, नीलम्बूर, मधुमलई, सारा वनों से इस तरह के क्षेत्र इसमें सारे कवर हो जाते हैं। तो इस तरह के भारत में टोटल 18 जीवमंडल निकेत हैं। तो ये सारी हमारी कुल डिटेल बातें हो जाती हैं किससे संबंधित, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के संबंधित। इससे ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। ये सभी काफ़ी सफिशिएंट हैं। इनके नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिए। कुछ मिस हो गया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर से देखिएगा। यूट्यूब पे वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, कोई पैसे नहीं लगने हैं। आप इनको देखिए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। और ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
दोस्तों को तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपना ही चैनल समझिए और इस चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।